इलेक्शन उलाला। हेलो एंड वेलकम टू इलेक्शन उलाला। ये है चुनावी मनोरंजन का असली ठिकाना। एंड वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहां मनोरंजन ही नहीं मनोमंजन भी होता है, ताकि आप मेरी बातों का लुत्फ उठाकर अपने उजले सफेद बत्तीसी बेहिचक दिखा सकें। आज तक पर हर रोज मैं आपको चुनावी बायोस्कोप दिखाता हूं और साथ साथ खड़े खड़े रनिंग कमेंट्री भी सुनाता हूं। इंटरवल तक पहुंच गया है ड्रामा का डोज, लेकिन असली पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। अरे भैया इलेक्शन आया है, इलेक्शन। अरे इलेक्शन के भैया इलेक्शन, इलेक्शन के भैया इलेक्शन। कभी आप कभी हाथ हाथ सब मिलके बोलो नमो नमो। इलेक्शन के भैया इलेक्शन, यहाँ कुछ भी हो सकता है भैया जो आया है इलेक्शन। अरे इलेक्शन के भैया इलेक्शन, इलेक्शन के भैया इलेक्शन। चुनावी ब्लॉकबस्टर में एक आइटम नंबर इस बार भी धूम मचा रहा है। कुछ म्यूजिक है, स्टार्ट करो। कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चलो, कोई बात नहीं। थैला ओ थैला थैला चाहे हो मैला, हर कोई चाहे इसको पाना। ओ थैला ओ थैला ओ थैला ओ थैला। जी हां बहनों भाइयों, मैला है मगर थैला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही चुनावी थैला हर जगह फैला है। थैला नहीं तो प्रचार नहीं, थैला नहीं तो रैला नहीं। इसलिए उम्मीदवार रैली के साथ थैली और रैला के साथ थैला पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हर जगह चुनावी लेन देन चल रहा है, लेकिन एक ऐसे महापुरुष भी हैं जो थैलेसीमिया नाम की बीमारी से लड़ रहे हैं। वो जो संस्कृति के एकदम खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे संत को मेरा ऊलाला प्रणाम। आज अगर शेक्सपियर जिंदा होते तो शायद ओथेलो की जगह ओथैला लिख देते। अरे भैया इलेक्शन आया है, इलेक्शन। यूपीए 1 और 2 में जो घोटालों का, काले धन का और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है, उससे भारत शर्मसार है पूरी दुनिया के सामने। और जो लाखों करोड़ का काला धन जमा हुआ है, उसकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी आदरणीय सोनिया गांधी जी की है। काले धन के खिलाफ बाबा रामदेव ने महासंग्राम छेड़ रखा है। सरकार ने इस महासंग्राम के दमन के लिए बहुत हथकंडे अपनाए, लेकिन बाबा जी टस से मस नहीं हुए, डिगे नहीं। बाबा रामदेव की यह लड़ाई चुनाव के दौरान भी जारी है। आइए जरा देखें कि बाबा जी जब अलवर से बीजेपी उम्मीदवार महंत चांदनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो दो महापुरुषों के बीच काले धन को लेकर कितनी गंभीर गुफ्तगू हुई। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे पकड़े नहीं गया। मत करो, महंत चांदनाथ जी, आपने क्या कर दिया? बाबा रामदेव को बाबा मालदेव क्यों बना रहे थे आप, और वो भी सबके सामने? बाबा रामदेव क्या अपने साथ तिजोरी लेके घूमते जो यूं ही आपको 2-4 करोड़ रुपए पकड़ा देते? चांदनाथ जी, ये आपने क्या किया? चांदनाथ तुम हो साथ क्या करे अजी, अब तो दिल फिसल फिसल गया। दिल का एतबार क्या क्या करोगे जी, कल जो ये संभल संभल गया। धन्य हो बाबा रामदेव जिन्होंने मामला संभाल लिया। ऐसे ही महापुरुष थोड़ी ना है बाबा जी। अगर माइक पर कुछ भी ऐसा वैसा बोल जाते तो बिन बात देशद्रोहियों के हाथ एक मुद्दा आ जाता, लेकिन नहीं। हवा का रुख देखकर बाबा जी खुद भी चुप हो गए और चांदनाथ को भी चुप करा दिया। अरे धीरे करो बावला, ये वक्त नहीं हो तो चुप करो। वेल डन बाबा जी। आप कमलासन तो हैं ही, क्योंकि आप कमल का आसन करते हैं, और अब आपने एक नया आसन इजाद कर दिया। आस बच गई आसन। नमो नमो। वैसे कांग्रेसियों ने अलवर से बीजेपी के कैंडिडेट महंत चांदनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। यह क्या बात हुई? चांदनाथ जी ने तो सिर्फ इतना भर कहा था, धन नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा। इतनी सी बात पे कार्रवाई? धन हो बाबा रामदेव, मतलब
धन्य हो बाबा रामदेव, जिन्होंने एक बार फिर सत्य का साथ दिया। भाई कैमरे में जो नजर आया वही दुनिया को बताया। बाबा जी चाहते तो झूठ भी बोल सकते थे, लेकिन वो महापुरुष ही क्या जो सत्य का साथ छोड़ दे। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गए। पैसों का लेन देन के लिए कभी बात कर रही थी, बड़ी परेशानी हो रही है पैसों के लेन देन की, वो क्या बात? ना ना कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात कोई नहीं है। सत्य की विजय होती है, डरिए मत महंत चांदनाथ जी, सत्य आपके साथ है क्योंकि बाबा रामदेव आपके साथ हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बाबा जी के सम्मान में एक कविता पढ़ने की इच्छा है। मेरे शब्द छोटे हैं मगर भावनाएं सच्ची हैं, स्वीकार करें बाबा रामदेव। नमो नमो। हरिश्चंद्र से भी सत्यवादी, देवताओं से भी परम प्रतापी, करामातियों में सबसे करामाती, चरण वंदना है आपके बाबा जी, चरण वंदना है। तीर हैं आप, तलवार हैं आप, जान पे आए तो कमीज सलवार है। कभी हर हर मोदी घर घर मोदी हैं आप, तो कभी आडवाणी तो कभी जोशी हैं आप। कम शब्दों में कहूं तो सबके बाप हैं आप। सत्य के रक्षक बाबा रामदेव के लिए एक बार जोरदार। मीडिया के इतिहास में पहली बार आज सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह एक साथ इंटरव्यू देंगे। इससे पहले की बातचीत शुरू करें, आइए देखते हैं सोनिया जी ने इंटरव्यू देने का फैसला क्यों किया। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी और यूपीए पर बहुत सारे बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि मनमोहन जी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आज मैं मनमोहन जी को साथ लेकर आई हूँ। मनमोहन जी अपने मुंह से बताएंगे कि वो कितने मजबूत प्रधानमंत्री हैं। वाकई सोनिया जी और मनमोहन जी, आप दोनों ने यह साबित कर दिया है कि यूपीए सरकार बहुत पारदर्शी है, वरना कौन प्रधानमंत्री को साथ लेके आता है, कौन आता है। स्वागत है आप दोनों का, नमस्कार जी। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सोनिया जी। हाँ, गॉड ब्लेस यू। आपका इलेक्शन है ना, ऑल द बेस्ट। आपका इलेक्शन मतलब? मनमोहन जी, ये पूरे यूपीए का इलेक्शन है, मेरा नहीं। आप यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, मेरा मतलब हम सब एक हैं। प्रधानमंत्री मैं हूँ या आप, एक ही बात है। कैसी बात कर रहे हैं मनमोहन जी आप? हरगिज एक ही बात नहीं है। मैं पार्टी की अध्यक्षा हूँ और आप सरकार के प्रधानमंत्री हैं। बताइए किस तरह आप अपने फैसले खुद लेते हैं? हाँ, मनमोहन जी बताइए। मैं अपने सारे फैसले खुद लेता हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं कहाँ रहूँगा ये भी मैंने अपने आप तय किया है। सोनिया जी से पूछा तक नहीं। ये तो निजी फैसले वाली बात है, हम सरकारी फैसलों की बात कर रहे हैं। सोनिया जी, सरकार के साथ काम कर चुके 2 सीनियर लोगों ने अपनी किताब में लिखा है कि आप रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती हैं। रिमोट कंट्रोल से सिर्फ टीवी चलता है, सरकार नहीं चलती है। मनमोहन जी आप ही बताइए, क्या रिमोट कंट्रोल से कोई सरकार चल सकती है? सोनिया जी ठीक कह रही हैं, रिमोट कंट्रोल से सरकार नहीं चल सकती है। सोनिया जी तो फोन से सरकार चलाती हैं। ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री ने कहा है सोनिया जी रिमोट कंट्रोल से नहीं, फोन से सरकार चलाती हैं। आप प्रधानमंत्री की बात गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। आप लोग यूपीए के बारे में अफवाह फैलाते हैं। आप लोग हमेशा गलत बात करते हैं। सोनिया जी, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। सोनिया जी ठीक कह रही हैं, आप मेरी बात को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। मैं कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हूँ। आपने देखी है कोई और चीज जो मेरी तरह 10 साल टिक जाए? हाँ, ये तो ठीक कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी, गारंटी वाली चीजें भी 10 साल तक नहीं टिकती, लेकिन आप तो बिना गारंटी के 10 साल टिक गए। आखिर क्या है इसका राज? सोनिया जी का नेतृत्व। ओह, यानी सरकार सोनिया जी चलाती हैं? सोनिया जी सरकार बिल्कुल नहीं चलाती, राहुल जी भी सरकार नहीं चलाते। फिर कौन चलाता है सरकार? सरकार तो अपने आप चलती है। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार अपने आप चलती है। प्रधानमंत्री जी चलिए, हमें चुनावी रैली के लिए जाना है। हाँ, प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं इस चुनाव में, अब तक पूरी 2 रैलियां कर चुके हैं। आप दोनों यहां आए और सरकार पर लगे इल्जामों पर खुलकर बोले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी पटरी पर अलग अलग रफ्तार से अलग अलग पार्टियों की गाड़ियां भाग रही हैं, सरपट।
बीजेपी की सुपरफास्ट गाड़ी हवा से बातें कर रही, कांग्रेस की माल गाड़ी पर माल इतना लदा है कि इंजन का दम फूल रहा है और मालगाड़ी ठेला गाड़ी बन चुकी है। चुनावी पटरी पर साइकिल चला रहे नेताजी के लिए रेड सिग्नल है, लेकिन नेताजी दाएं बाएं देख रहे हैं और सिग्नल जम करने का जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। बहुत सारी छोटी चुनावी गाड़ियां पहले ही पटरी से उतर चुकी हैं, लेकिन जनता की गाड़ी टॉप गैप है। अलग अलग राउंड्स में अब तक हुई वोटिंग बता रही है कि भारत सचमुच एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। इलेक्शन उलाला। ट्रैक्टर पर सवार होकर वोट डालने निकला राजस्थान का एक परिवार। 76 लोगों की इस जॉइंट फैमिली में 54 वोटर्स हैं और सब के सब हर बार इसी तरह वोट डालने निकलते हैं। सो लेट्स सैल्यूट द स्पिरिट ऑफ द इंडियन वोटर्स। यहाँ है अपने 54 वोटर हैं और बेहतर अपने पूरे सदस्य हैं, छोटे बड़े मिला के। इसी तरह से गीत गाते हुए बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ वोट डालने जाते हैं। एक भी वोट ऐसा नहीं रखते हैं कि भाई एक भी वोट रह जाए। मुंबई में वोटिंग 24 अप्रैल को है, लेकिन यहां की कहानी थोड़ी अलग है। चुनाव के नाम पे जो छुट्टी मिल रही है उसका इस्तेमाल बहुत से लोग वोट डालने के लिए नहीं, किसी और काम के लिए कर रहे हैं। हॉलिडे डेस्टिनेशंस की बुकिंग चल रही है एकदम धका धक धका धक। मुंबई के कई जागरूक वोटर वोटिंग वाले दिन खंडाला, लोनावला और गोवा की सैर करके आएंगे और उसके बाद 5 साल तक चिल्लाएंगे, Our political system is very bad, you know. It needs to be changed. It needs to be overhauled. Someone has to do something about this sick, decrepit system. I feel completely asphyxiated and nauseated in this festering system. अरे मुंबई वोटरों, ए सूडो इंटेलेक्चुअल्स, इंग्लिश के नाती, पप्पू ना बनो। छुट्टियां बहुत आएंगी, लेकिन चुनाव 5 साल में एक ही बार आता है। वोट डालें, क्योंकि सवाल आपकी बेहतर जिंदगी का है, सवाल इस पूरे देश का है। बीजेपी मोदी की आंधी पर इतरा रही है। इस बीच कानपुर में मोदी की रैली के दौरान इतनी तेज आंधी आई कि पंडाल ही उड़ गया। हाय मोदी जी, तुम्हारी आंधी देखी, बहुत तेज है, संभालो इसको, कंट्रोल करो, नहीं तो तुम्हारा पार्टी का नेता लोग कट्टू भी उड़ जाएगा। अंडरस्टैंड? बीजेपी ने अभी से जीत का तराना छेड़ दिया है, लेकिन मेरठ में कुछ मनचले कांग्रेस कैंडिडेट नगमा को लगातार छेड़ रहे हैं। ए नगमा, गुंडे और लफंगों से लोहा लेती हुए नगमा पूरी मजबूती से अपने चुनाव क्षेत्र में डटी रही। एक मनचले के चेहरे पे तो उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी बना दिया। लेकिन बेशर्मी देखिए, छेड़खानी की वारदात कम ही नहीं हो रही है। छेड़ुओं द्वारा 3 बार छेड़ी जा चुकी है नगमा, और साइकिल वाले नेताजी कह रहे अब बाकी मामले में हम बोला। अपने छोटे से फ्लॉप क्रिकेटिंग करियर के खत्म होने के बाद मोहम्मद कैफ ने एक बड़ा काम शुरू किया। कैफ फूलपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार है, वही फूलपुर जहां से कभी पंडित नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन कैफ ने अपना असली कारनामा गोंडा लोकसभा सीट प्रचार के दौरान किया। गोंडा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बेनी प्रसाद वर्मा है। कौन बेनी प्रसाद वर्मा? आप बेनी बाबू को नहीं जानते? आप लोग हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, कहीं और बस लीजिए, बेनी बाबू को नहीं जानते? भारतीय राजनीति की सबसे बेलगाम शख्सियत है बेनी बाबू, जो बदजुबानी और बदतमीजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बहुत करीब हैं। कुत्ते होते जो मंदिर में आते हैं प्रधानमंत्री बनने चले। मोदी आज सबसे बड़ा गुंडा है। मुलायम सिंह जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाएंगे। यूपी की राजनीति के महापुरुष बेनी प्रसाद वर्मा को सुपरस्टार क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने राजनीति का सचिन तेंदुलकर बताया, यानी बेनी द ब्लास्टर। सचिन तेंदुलकर साहब का जो नाम है क्रिकेट के क्षेत्र में, उतना ही नाम बेनी बाबू का भी है। कैफ साहब, गनीमत है आपने ये बयान भारतीय टीम में रहते हुए नहीं दिया, वरना टीम से आपकी छुट्टी हो जाती। शुक्र इस बात का भी है कि आपने बेनी बाबू को सचिन कहा, सचिन को बेनी बाबू नहीं कहा, वरना सदमे में आकर सचिन अभी गिल्ली डंडा खेल रहे होते। आज बस इतना ही। कोई मानेगा, कोई रूठेगा,
कहीं कोई ज्वालामुखी फूटेगा जब देश के सबसे मनोरंजक चुनाव के बायोस्कोप से फिर पर्दा उठेगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक एकदम आला, और एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए इलेक्शन उलाला। इलेक्शन उलाला।